नाना हम लोग को वहाँ पे इलाहाबाद से लखनऊ लेके आए, जगह नहीं था रहने का, तो स्टोर रूम टाइप का एक घर के ऊपर होता है जगह, उसमें हमने तखत बिछा के हमने अपना बचपन निकाला। तो ऐसी ही फैमिली बैकग्राउंड से सर बिलोंग करती थी। हमेशा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम हमारी लाइफ में आएगा। और बिल्कुल ऐसे ही मास्टर प्लान डिजाइन हुआ था। नाना से पूछा कि नाना क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपनी फैमिली को सारी चीजें दे सकती हूँ। नाना ने कहा कि पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी जॉब करो, तो तुम्हारी शायद फैमिली को वो चीजें दे पाओगी जो तुम सोचा है। और बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करते हुए मैंने सोचा कि चलो अब कुछ करते हैं। तो 10th क्लास में मेरी 96% थी, 12th क्लास में अबव डिस्टिंक्शन मार्क्स थे। और बिल्कुल जब अपने कहते हैं ना कि छोटे भाई को उस गली से नहीं लेके जाती थी सर जहाँ पे आइसक्रीम का ठेला लगा रहता था, कि कहीं गलती से मांग लिया तो भाई बहन दे नहीं पाएगी। उस टाइम को बस रियलाइज कर रही थी कि कैसे ये जो फैमिली कंडीशंस थी सर मेरी बिफोर इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले थी। जब मैं सोच रही थी, स्ट्रगल कर रही थी कि कहीं से जॉब या फिर कहीं से कुछ पढ़ाई में कुछ ऐसा स्कॉलरशिप मिल जाए कि मेरी मम्मी को ज्यादा पैसे न खर्चे करने पड़ जाए, इसीलिए 11th क्लास से ट्यूशन पढ़ाती थी सर। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू जो आप मैं बहुत ज्यादा महसूस कर पा रहा हूँ कि कितना जिस पेन को आपने फील किया, जिस पेन को आपने जिया उस एज में, जिस एज में आदमी मतलब बच्चे को शायद किसी भी चीज की समझ होना मतलब एक्सपेक्ट करना ही गलत होगा, बट आपने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपनी फैमिली में। दिस इज ये बहुत बड़ी बात है। ये एक मैं कहता हूँ कि जिम्मेदार होना, जो एक इंसान का अंदर जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत जल्दी आपने सीख ली या बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने उस चीज को। दैट्स रियली कमेंडेबल, बहुत तारीफ उस बात की। और जैसा आपने कहा कि आपने ट्यूशन से 11th तक पढ़ाई, वो भी अपने आप में मतलब मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पहले से कोई जज्बा था या जुनून था कि करना है, कंट्रीब्यूट करना है, चीजों को जल्दी से जल्दी इम्प्रोवाइज करना है ताकि परिस्थिति परिवार की बेटर हो। दिस इज वेरी लाइफ ने बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। तो सर जिस टाइम पे गुड़िया खेलने की उम्र थी उस टाइम पे पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही थी पेरेंट बन के अपने भाइयों की। दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे बात करते करते अभी भी गूज़बम्स मैं फील कर पा रहा हूँ। मतलब दैट्स व्हाट बेसिकली, क्योंकि ये साधारण नहीं है। मतलब 8-10 साल की उम्र के अंदर जैसा आपने कहा कि उतनी समझ आप रख रहे थे कि मैं भाई को उस गली से नहीं लेके जा रही हूँ कि जहाँ पे आइसक्रीम का ठेला खड़ा है। मतलब बहुत मैं समझ पा रहा हूँ वो पेन। और वो तो आप इतना अच्छा एजुकेशन में थे, फिर एजुकेशन को आपने कंटिन्यू ना करके सडनली मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग में कैसे? सर हालांकि हम सब जितने भी जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, और डेफिनेटली सर अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी में बिजनेस माइंडसेट के लोग होते नहीं है। तो हमारा भी माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही किया गया था कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है और अच्छे तरीके से कॉलेज में जाना है और अच्छी एजुकेशन लेनी है। सर कहते हैं ना सर, टीनेज एक टाइम होता है जो बहुत हमारे यंगस्टर्स के अंदर में ना बहुत हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ पैशनेट होते हैं किसी वर्क को लेके। तो जब मैं 12th क्लास में थी, मैं सर फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, और मन में पहली बार ऐसा आया था कि खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ सपने देख सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा बन सकती हूँ। तो सर फैशन डिजाइनिंग का जो बेस्ट कॉलेज होता है निफ्ट एनआईडी पर्ल, और उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। मेरे दोस्त लोग ने भी बोला कि तुम्हारी आर्ट बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तुम्हें करना चाहिए। मैंने बेस्ट दिया सर, और मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा मुंबई और जयपुर ब्रांच मुझे मिला। बहुत खुश थी, बहुत खुश होकर मैं बहुत खुश होकर मॉम के पास में गई और मॉम से बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन हो गया। और मेरी मम्मी को बस इतना बताया कि सर मेरे एक सेमेस्टर की फीस 80,000 रुपए, और वहां पे पूरा खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि बेटा इतनी फीस हम नहीं दे पाएंगे, इतना हम नहीं पढ़ा पाएंगे, अभी तुम्हारे दो छोटे भाई को भी पढ़ाना है, दोनों की एजुकेशन साथ में है, तो कोई एक को ही हम पढ़ा सकते हो। कहते हैं ना सर कि जब बेटा और बेटी दोनों साथ में हो तो किसी एक को कौन पढ़ाता है। तो डेफिनेटली मेरे भाई को पढ़ाया गया, और मेरी मॉम ने कहा कि बेटा हम तुम्हें वो नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम स्कॉलरशिप निकालो, कोई दूसरा कॉलेज देख लो, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन देख लो। और मैंने इंजीनियरिंग की
तो सर मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, 80,000 में मेरा 4 साल का बीटेक हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। जहाँ पे मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी, वहां पे मैंने 4 साल का बीटेक किया जस्ट बिकॉज सी वेवर सीट की वजह से। 4th ईयर में पहुंची, अब सोचा क्या करूं अब मैं, क्योंकि हम उसको उसको देखते हैं जो हमारे ऊपर में आगे बढ़ रहा होता है। मैंने देखा मेरे सीनियर्स को, क्योंकि सर लॉकडाउन से पहले भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एकदम पीक पे था। यंगस्टर जो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी रखते हैं, उनके उनके पास में इन्वेस्टमेंट ही नहीं था कि वो मालिक बन सके। बिल्कुल ये ऐसी सिचुएशन, मैंने कहा कि एमटेक करने वाला, बीटेक करने वाला, हाईली एक्सपीरियंस 10,000 की रेस में लगा हुआ है, वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा, क्यों वो टॉपर को नहीं देगा? या फिर मैं अगर गेट की प्रिपरेशन करती हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन करती हूँ, तो मैं कब तक पैसा लेती रहूंगी फैमिली से? सर हमारे यहाँ तो 26 साल तक लोग बैठ के पैसा लेते रहते हैं फैमिली से, लेकिन मैं कब तक लेती रहूंगी? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा घर मुझसे चल रहा है, तो मैं कैसे ले सकती हूँ, कब तक ले सकती हूँ? और क्योंकि सर पास्ट में ऐसी चीजें हो गई थी ना कि कहते हैं लेसन सीखना चाहिए। 2 लाख 3 लाख की जरूरत अचानक से पड़ जाए ना, तो मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने को किसी को। और अगर मुझे लग रहा था मेरे बाद में मेरी फैमिली को क्या होगा, अगर कभी कुछ भी चीजें होती है, या फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, कुछ भी दिक्कत होती है, क्या कैसे होगा, कौन देखेगा मेरी फैमिली को, ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे कि क्या व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कहते हैं ना कि सर जब भगवान हाथ खाली कर रहा होता मतलब कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है। और बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई मेरे ग्रेट अपलाइन रजनीश कुमार रोशन सर और दिनेश कदम सर से, और उन्होंने जो प्लान मुझे दिखाया वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और 6 जून 2018 में वो टाइम आया जिस दिन मुझे पहली बार किसी ने दिखाया कि यार यहाँ से 1 लाख रुपए आ भी सकते हैं। वरना इससे पहले तो मुझे पता था सर कि 10-15 हजार रुपए जॉब में स्टार्टिंग में, 5 साल बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो तुम 25 तक पहुंच सकती हो, वरना तुम्हारी रिटायरमेंट तक एज 50 हो सकती है, तो 50,000 तक आपकी इनकम हो सकती है, और फिर जितना पैसा बच जाए उससे आप करो। लेकिन पहली बार ऐसा किसी ने दिखाया। तो हालांकि बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग नेटवर्किंग कंपनीज में थे, लेकिन किसी की ग्रोथ देख रही थी नीचे, किसी से ऊपर, तो थोड़े से क्वेश्चंस आड़े तिरछे मैंने भी किए थे अपने अपलाइन से, जैसे सब लोग करते हैं गुस्से में थोड़ा सा कि आपकी कंपनी नंबर 1 क्यों है, कैसे कह सकते हो, हर कोई इंसान कहता है नंबर 1 पे है, आप कैसे नंबर 1 पे है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने सर से पूछे और सर ने बहुत कामली मुझे आंसर किया कि पूर्णिमा जी, अगर कोई कंपनी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में इकलौती भारत की कंपनी हो ना, तो इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी? तो मैंने कहा यस नंबर 1 पे। और कैसे कह सकते हो आप इसमें ज्यादा आगे ग्रोथ है? तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर टाइप का पर्सन ग्रो कर रहा है। और जब मेरा चेक है, देखो आप, उन्होंने अपना चेक दिखाया ट्रांजेक्शन के साथ में, ताकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो बस ये लाइन एकदम टच कर रही कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और सर उस दिन मेरा जन्म हुआ वेस्टीज मार्केटिंग में 6 जून 2018 में। लवली लवली लवली। हालांकि मैं 2-3 चीजों से रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी। निफ्ट जैसे कैंपस में सिलेक्शन हो जाना, मतलब लोग तरसते हैं। जो लोग अभी सुन रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है, मतलब निफ्ट जैसे जिस तरीके से आईआईटी और आईआईएम कॉलेज की हम बात करते हैं, उसी तरीके से फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में वो अपने आप में एक बेहतरीन, सबसे अव्वल दर्जे के कॉलेजेस में आता है। और निफ्ट में भी आपने बताया कि बैंगलोर मुंबई में आपका हुआ, तो मतलब वो तो वैसी रैंकिंग नंबर 1 में उनकी आती है, टॉप रैंकिंग के कॉलेजेस हैं वो। वहां पे होना और वहां ना जा पाना, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या सेक्रीफाइस आपने किया होगा। और क्योंकि मैं सेम इंडस्ट्री से हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि जब हम वहां से बच्चे मैं कुछ साल, मुझे मौका मिला ऊपर वाले की दया से कि मैं कुछ साल वहां से बच्चे हायर करने जाता था, कोई कंपनी को सपोर्ट करते थे कि बच्चों को सिलेक्शन में। तो उस समय जो क्रीम, मतलब जो वहां पे बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हमें वहां पे मिलते थे, मजा आता था देख करके। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो पैशन उस समय आपसे छूटा तो कितना तकलीफ में रहा होगा। बट साथ ही साथ पूरी अमेजिंग, बैठ के ड्राइंग, पूरी बुक, पूरी पोर्टफोलियो बनाई थी। वो पूरी पोर्टफोलियो देख रही थी सर, वो पूरी आंखों से छूटती हुई नजर आ रही थी उस टाइम पे। आई कैन रियली अंडरस्टैंड, मतलब वो बट साथ ही साथ एक चीज जो मैं कहूंगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपने बहुत जल्दी उम्र में समझ ली है। वैसे भी कहते हैं कि बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं आप तो और बहुत जल्दी समझदार हुए और बहुत जल्दी आपने चीजों को समझना शुरू किया, जिम्मेवारी समझी। और एक चीज जो आपने कही अभी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जैसे जैसे ईश्वर
कुछ आपसे लेता है अगर हाथ खाली करता है तो कुछ बड़ा देने के लिए हाथ खाली करता है। वो जो शायद एक एटीट्यूड था आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं इसलिए उसको हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपने बात कही। और शायद यही रीजन था कि आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आपके पास आई। दैट्स लवली, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मतलब मेरे को तो दोबारा अभी भी मतलब मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ मुझे लगातार गूज़बम्प्स हो रहे हैं। अमेजिंग। तो आपने इतनी यंग एज के अंदर 2018 में आपने शुरू किया, आपके जो है तब ट्यूशंस पढ़ाते थे आप उस समय या कैसे? पढ़ाती थी सर, मैं 4th ईयर में थी, कॉलेज के 4th ईयर में थी। मेरा 10 से 5 कॉलेज होता था और 5 बजे से मतलब मुझे घर तक आने में कम से कम 6-7 बजते थे और 7 बजे से मेरे ट्यूशन होते थे 10:30 बजे तक। तो 10:30 बजे मैं अपने घर के आसपास में ट्यूशन पढ़ाती थी और 11 बजे मैं घर पे आती थी। तो ये उसके लिए डांट भी सुनती थी बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि पता था पॉकेट मनी अरेंज करनी है किसी तरीके से, तो डांट भी मम्मी सुनती थी कि तुम्हें जितना खाने भर का मिलता है उतना तो मैं दे ही दे रही हूँ, तो क्यों तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन पता था कि सर करना है, तो कुछ परचेजिंग का अमाउंट भी थे, कुछ चीजें थी, सब अपनी पॉकेट मनी भी देखनी थी, तो करना था, किसी भी हाल में करना था। ऐसे में जब आपका इतना टाइट शेड्यूल था तो आपने कैसे मैनेज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा समझना। क्योंकि नॉर्मली तो बच्चे को जब बोलते हैं कॉलेज में अभी तो पढ़ रहा हूँ, मतलब जिस एज में आप इतनी बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हो आपने अचीव की, लोग तो बात भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अभी तो मेरा रिस्पॉन्स, अभी तो मैं पढ़ लूं वही बहुत है। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? सर एक्चुअली जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैंने, क्योंकि लाइफ में लोगों को रुकावटें पहले दिखती हैं, गोल बाद में दिखता है। मुझे गोल पहले दिख गया और गोल जब दिख गया कि यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब इंजीनियर को दिखना चाहिए पहले हाथ में आ क्या रहा है, तो मुझे दिख रहा था कि हाथ में आ क्या रहा है। मुझे दिख रहा था कि यहाँ से हेल्थ अच्छी हाथ में आ रही है, मुझे दिख रहा था यहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब मैं जॉब में जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ, कहीं पे भी मेरा फायदा होने वाला है यहाँ पे। तीसरी चीज मुझे दिख रही थी, यहाँ पे बात करने का तरीका मुझे अच्छा मिल जाएगा, मैं कहीं पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, और बाकी कैशबैक तो वगैरह है ही। तो मुझे लगा कि यार सबसे पहले जो मुझे यहाँ से लेना है वो इनके बात करने की कला। जो मेरे सीनियर सर है, मैंने कहा कि इनके और मेरे में डिफरेंस जो मेरे बातों में आएगा वो सबसे ज्यादा बातों में आएगा। अगर इनकी बातें मैंने कॉपी कर ली तो हो सकता है कि इनके अचीवमेंट में कॉपी कर ले जाऊं। तो मैंने सबसे पहले उस पर फोकस किया कि अगर मुझसे मम्मी भी, क्योंकि डांट बहुत सुनने को मिली सर, जैसे ही ज्वाइन किया था वैसे ही मम्मी ने मना कर दिया था कि तुम्हें नहीं करना है। पहला प्रेशर, कहते हैं पहला जो आपके टांग तोड़ने आता है वो सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आते हैं। तो पहले मेरे भी वही हुआ, और जैसे ही गई घर पे और मैंने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, मम्मी ने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं करना, अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, कोई जाके मार्केटिंग वगैरह कोई काम नहीं करेगी, और तुमको इंजीनियरिंग किस लिए पढ़ाया है। तो इस तरीके से डांट सुनी बहुत। तो कहते हैं उस टाइम पे मेंटल थोड़ा सा कंडीशंस भी थोड़ी सी रही कि मतलब कैसे मम्मी डांट रही, मैं करना चाह रही हूँ, उन्हीं के लिए तो करना चाह रही हूँ, ऐसा भी अंदर से फीलिंग आ रहा था कि कैसे कर सकती हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी कुछ पैसे चाहिए और बस परचेजिंग, घर का सामान तो लाना ही है, लाना है, ऐसे करके मैंने कुछ बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी ये मुझे रोक रही हो या करने का रीजन दे रही हो। आज मेरे पास में पैसे नहीं, क्योंकि मुझे सर पता था कि अगर मुझे अपनी दशा बदलनी है तो दिशा को बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि मेरे फैमिली में ट्रेंड चला आ रहा है, जो दादाजी नानाजी कहते थे भाई जो मैं नहीं कर पाया बच्चों को कराऊंगा, फिर पापा मम्मी ये बोल रहे हैं कि जो मैं नहीं कर पाया बच्चों को करा पाऊंगा। आखिर कब तक मैं भी वही काम करूंगी? जब तक मैं अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करूंगी तब तक ये चीज ऐसे ही चलने वाली है, अगर कुछ डिफरेंट नहीं ट्राई किया तो। और बाकी मैं अपने सीनियर्स को देख रही हूँ कि क्या उनके सीन चल रहे हैं, तो मैं क्यों ना पहले सचेत हो जाऊं दूसरे को देख के बस। तो मैंने वही किया कि नहीं करना है किसी भी हाल में। तो सुबह 10 बजे से पहले घर नहीं निकल सकती, क्योंकि बीइंग अ गर्ल सर आपको पता है कितना टफ रहता है कि घर से बाहर निकलना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना। 10 से पहले घर से नहीं कर सकती थी, 5 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकती थी। तो क्या किया कि 10 बजे जाती थी कॉलेज में और कैंटीन में बैठ के प्लान वगैरह दिखाती थी, कुछ प्लान ऐसे नॉर्मली इन्विटेशन कर लेती थी क्लास में ही बैठे बैठे। कैंटीन में प्लान दिखाया और बात बोल दी कि जैसे ही निकलेंगे यहाँ से सीधे डीएलसीपी चलेंगे, यहाँ से सीधे ऑफिस चलेंगे। तो सीधे तुरंत 5 बजे वहां से सीधे ऑफिस जाते हुए, परचेजिंग कराते हुए, और एक पर्सन को तैयार रखती थी जो उनको सिखा दे, थोड़ा सा जो मेरे जस्ट में होता था उसको जाके मैं सिखा देती थी और कहती थी कि ये इनसे सीखते रहो, अभी मैंने बताया हुआ है जो इनको। और ये सिखाने वाला काम मैंने पहले सीखा था सर। ज्वाइनिंग में जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले सीखा था सिखाना कैसे है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर चैप्टर अगर मैं किसी को ना
तैयार करवा दूं। कॉलेज में होता था कि जिसको मैं सिखा दूं वो चैप्टर मेरा तैयार हो जाता था। तो मैंने कहा कि सर पहले मुझे सिखाना सिखाइए, सिखाते कैसे हैं। अगर मुझे ये पहले आ गया ना तो मैं इसमें प्रेजेंटर बना ले जाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, और मेरा काम ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लीडर्स बन जाएंगे मेरे टीम में। तो ये सीखते हुए मैंने अपना शेड्यूल बनाया। और सर जस्ट 5 बजे के बाद में परचेजिंग होती थी, मीटिंग्स होती थी, आधे आधे घंटे एक एक मीटिंग मैं करती थी। उसके बाद में तुरंत घर पहुंच के ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, उसके बाद में अपना कॉलिंग पे वर्किंग करना। तो ये शेड्यूल था सर मेरा। तो ये वर्किंग चल रही थी। और संडे में हमारी मीटिंग्स होती थी। तो संडे में लड़की कहते थे टाई वाई पहन के चली जा रही है लड़की, सुबह सुबह संडे में घर में बैठे रहते हैं, ये लड़की टाई पहन के निकलती है। तो थोड़ा सा मजाक भी बनता था, दोस्तों ने भी बहुत मजाक उड़ाया सर, बहुत ज्यादा। बीइंग अ गर्ल, मैं जब भी उनसे बात करने जाती थी, उनसे वो बोलते थे कि कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस, क्योंकि हमारी सिविल इंजीनियरिंग की क्लास से 130 लड़कों में 2 लड़कियां। अब 2 लड़कियां सर बात करने में हेजिटेशन भी फील होती कि मतलब क्या है, किस तरीके से। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के तौर पे जब जाती थी तो कॉफी कोई पूछ ले रहा है, कोई कह रहा है कि फ्रेंडशिप कर लो, इस तरीके से भी प्लान्स वगैरह। तो मैंने सर प्लान किया कि यार ये दिक्कतें तो मेरी जितनी कितनी लड़कियों को आती होंगी। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट नहीं की, ये ट्रेंड चलता रहेगा और उनके भी सपने टूटते रहेंगे। तो मेरी टीम में आने वाली हर लड़की को ये दिक्कत आएगी। अगर मैं ऊपर नहीं निकल पाई तो मैं किसी को नहीं निकाल पाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट बनना है कि अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने उसको ट्रेंड को ब्रेक किया और मैंने कहा कि रास्ता निकाला कि कैसे सोल्यूशन। 2 महीने तक थोड़ी सी उसमें उलझी रही, लेकिन फिर दिमाग लगा के फिर मैंने कहा कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करते, तो सॉर्ट आउट किया सर। और बिल्कुल आज कहीं ना कोई ऐसा जल्दी पूछता नहीं है। ग्रेट ग्रेट, दिस इज वेरी अमेजिंग कि मतलब जैसे आपने ये बात बहुत सही की कि नॉर्मली तो यंगस्टर्स में मैं बॉयज को देखता हूँ वही इतना हेजिटेट करते हैं कि पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, वही अपना डिसीजन नहीं ले पाते इंडिपेंडेंटली। आप बीइंग अ फीमेल होकर के उसमें भी फैमिली की इतनी लिमिटेशंस, बाय बर्थ और अपब्रिंगिंग आपकी गांव में मतलब एक छोटे जगह पे आपकी हुई, उसके बावजूद मतलब ये गट्स होना और वो डिसीजन लेना मैं समझ सकता हूँ। इट्स अमेजिंग, कमेंडेबल है, बहुत बहुत बेहतरीन। और लड़की को सेलिंग की जहां जॉब आ जाती है ना तो कहीं ना कहीं हर आदमी पीछे हटता है। तो और वो डायरेक्ट सेलिंग नाम शब्द, बेशक हमें पता है कि यहाँ पे सेलिंग का वो ऐसा कोई वो नहीं है, बट वो जो नाम डायरेक्ट सेलिंग है तो उसमें लगता है नहीं डायरेक्ट सेलिंग नहीं भाई, ये मत करो, कुछ भी कर लो, ट्यूशन पढ़ाओ, घर में टीचिंग का जॉब कर लो, गर्ल्स के लिए वो मतलब कहने में बोलता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में एक सिंपल होता है, काम करना है टीचिंग कर लो, लड़कियों के लिए बेस्ट है। ये बड़ा कॉमन फिलोसफी है। टीचिंग एंड बैंकिंग, दो ही उनके लिए दो उनके लिए एक किस्म से ऐसा रहता है लेबल लगा दिया कि यही करिए, यही कर सकते हैं आप, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं करना है आपको। तो राइट, मतलब उस चीज को तोड़ना, उस चीज को क्रैक करना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। और वो भी यूपी जैसे स्टेट के अंदर वो और मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि मुझे अपना समय याद आ गया कि जब मैं स्टार्ट किया था हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उस समय जब भी हमारे साथ कोई फीमेल आती थी तो ऑलमोस्ट सेम चैलेंज था। मतलब आपकी एज की छोटी बड़ी एज की लोगों लेडीज जो होती थी उनको भी लगता था कि हस्बैंड बोलेंगे या पेरेंट्स बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो वो डिसीजन नहीं ले पाती थी, उनको इतना टाइम, मुझे टाइम लगता था उनको इतना समझाने में या उनको उतना इंकरेज करने में, एफर्ट लगाना पड़ता था मुझे ताकि वो कुछ मुंह मतलब आगे बढ़ सके। वो होता था लेकिन बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था। यहाँ पे तो आप खुद ही अंदर से एक फायर आपके पास थी। वेरी गुड, लाइक अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आपका जो वो सॉरी क्या कह रहे थे आप? ये उस पर भी डिपेंड करता है सर कि आपकी गैदरिंग किन लोगों के साथ में। अगर आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं आपके आसपास में तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। कहते ना लोग खींचने ही बस होते कि ये इसको मेरी कैटेगरी में रहना है, इसको ऊपर नहीं जाना है, इसको मेरी कैटेगरी में रहना है। हम मिडिल क्लास में है तो मिडिल क्लास की अपनी कैटेगरी है, हमको इसी में रहना है। तो लोग खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो उसको खींच के जब ऊपर आप उठते हो तो सर ये सिचुएशन हो पाती है। तो मुझे भी बहुत खींचा गया, लेकिन कहते हैं फायर बॉल हो गई। और लोगों की जो मेरे साथ में जो मेरे अप्लायंस की जो गैदरिंग मिली, और गैदरिंग में कोई बोल रहा है कि हम इतने लाख का बिजनेस कर रहे हैं, कोई अब बोल रहा है इतने लाख का बिजनेस। अब अपना तो फिर अब हमें भी करना है, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। तो कभी भी अपने जेंडर को अपनी लिमिट डिसाइड नहीं करने दी सर, कभी भी नहीं लगा कि जेंडर मेरी लिमिट बन सकती है। ग्रेट, ऑसम ऑसम ऑसम। ये जो बात इस समय आप कह रहे हैं, अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सबके लिए संदेश होगा, मतलब फॉर बोथ,
मतलब आई थिंक मेल एंड फीमेल, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, कि एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि आपका विल कितना है। और दूसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो ये कि आप किसके साथ रहते हैं, आपकी संगत कैसी है। अगर वो लेग पुलिंग वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा देर अपने आप को, आप पावरफुल भी होंगे तो भी बहुत देर तक रहना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप अपनी संगत को वैसा कर लें जो आपको एनकरेज करे, पुश करे ऊपर की तरफ, तो शायद वो और आसान हो जाएगा आपके लिए। और शायद आपने यही किया, आपने अपनी जो संगत थी वो चूज की कि मुझे किन लोगों के साथ रहना, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके, तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब आप क्या कहते, को क्या लगता है कि खुद का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है या जो आपको गाइडलाइंस मिलती है, अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, वो बहुत महत्व रखता है? बिल्कुल सर, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके अंदर में अपनी विल पावर नहीं होगी तो सामने वाला भी पर्सन कितना आपको बता सकता है, कितना, क्योंकि उनकी इतनी विल पावर है कि वो, पहली बात तो मुझे सर सबसे बेस्ट चीज इस प्रोफेशन की लगती है कि आपके भगवान के बाद में, आपके पेरेंट्स के बाद में एक अपलाइन ऐसा होता है जो आपके सपनों के बारे में सोचता है। मतलब आपका एक एक ड्रीम, एक एक चीज उसकी डायरी में भी लिखा होता है कि इनको ये कराना है, उनको ये करवानी है, इनको ये चीजें। तो अपलाइन मतलब कहते हैं कि मतलब सपने हमारे देख हम उनकी आंखों से रहे, तो ये वाली चीजें हो जाती है। और उन्होंने जब हमें बताना शुरू किया तो मेरा भी एक विल पावर अगर नहीं होता तो मैं कहते बंद, नहीं मुझे सपने पूरे करने ही नहीं, लेकिन सब करने थे। कि कोई पर्सन मुझे आके इतनी दूर से बता रहा है कि मतलब कैसे आगे करना है, कैसे मम्मी को चीजें गिफ्ट करनी है, कैसे क्या करना है, तो नहीं मैं तो करके रहूंगी। तो विल पावर बहुत मैटर करता है। अगर पर्पस क्लियर ना हो, कहते सर कि जिसको पता ना हो कि अपना विल क्या है, वो एक बार सोच के देखे कि कल मैं अगर नहीं रहूंगी तो किस बात पे रिग्रेट करेंगे हम। अगर कल हम नहीं रहते हैं तो हम कौन सी ऐसी बात है जो लगे कि यार ये जिंदगी में करके जाना है, और अगर वो चीज आपको लग रही है कि ये अभी तक पूरी नहीं हुई है तो सर आप कर डालो, अब कर डालना है। क्योंकि अगर वो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो कल पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज उसको पूरे कर डालिए तो वो आपका वाई होगा, और उस वाई के पीछे आप भाग सकते हैं। बिकॉज मेरा वाई मेरी मॉम थी, और उनके खुशियां ही मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी। क्योंकि मैंने जिस कंडीशंस में देखा, और उस कंडीशंस में कभी भी मैं नहीं चाहूंगी कि कभी कोई पर्सन, क्योंकि मेरे घर की प्रॉब्लम्स और मेरे घर के चैलेंजेस कभी भी आप नहीं लेना चाहते। तो कैसे आपके चैलेंजेस बड़े हो गए और कैसे हमारे चैलेंजेस कम बड़े थे। बस इतना कहना चाहती हूँ सर कि कभी भी आपके चैलेंजेस इतने बड़े नहीं हो जाते कि आपकी घर की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़े हो जाएं। तो उन चैलेंजेस को पार करना ही बड़ी बात होती है। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, ये बहुत मीनिंगफुल, मतलब मैं कहता हूँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी चीज तो वही है कि जो आपके अपने लोग हैं उनके लिए अगर आप कुछ सच में करना चाहते हो तो उससे बड़े चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, कि आपके घर की जो सिचुएशन को अगर आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो तो उससे बड़ा कोई चैलेंज कैसे हो सकता है। दिस इज वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है, मतलब फायर वाली थॉट है ये, एकदम फायर। ग्रेट। आपने जब शुरू किया तो आपने क्या क्या काम किया, मतलब जैसे आपने बताया मीटिंग्स करते थे और आपने बहुत जल्दी सबसे पहले सिखाना कैसे, ये आपने सबसे पहले शुरू किया, बट फिर भी थोड़ा और अगर उस पर रोशनी डालिए कि आपने कैसे किया। बस मतलब मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है, मैं समझूं उस चीज को बहुत अच्छे से कि इतनी यंग एज में इस स्टेज पे आकर के कंसिडरिंग इतनी लिमिटेशंस होती है फीमेल होने के नाते सोसाइटी में, सिक्योरिटी और ये सब, उसके बावजूद भी आप कर पाए, तो क्या क्या किया आपने वो बताइए थोड़ा सा। सर सबसे पहले हमें पता है कि जैसे गर्ल्स के अंदर में ना पावर बहुत होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते। आपको देखा होगा आपके कि घर में जो बही खाता होता है वो हमेशा लड़कियों के हाथ में होता है। जो लेडीज होती है हमारे घर की पावरफुल, उनके हाथ में उनका बही खाता होता है। तो वो बही खाता मैंने अपने हाथ में ले लिया कि मेरे टीम का पूरा बही खाता, और जिस तरीके से मेरी फैमिली है उस तरीके से मेरी टीम है, तो उसकी हर एक सुख दुख सारी चीजें सब मेरी हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी कि कभी उसने क्विट करने ही नहीं दिया कि मैं कोई पर्सन आ रहा है मेरे साथ में तो उसके ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स हैं, वो उसके पापा सोच रहे होंगे कि मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, कभी क्विट करने नहीं दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना शुरू किया सर, रिजेक्शन इतने ज्यादा मिले, लेकिन सब हमेशा प्लान किया कि नहीं, आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो कल, कहते हैं ना कि सर बोलते हैं कि मजाक बनाने वाले मजाक बन के रह गए, तो मैं कभी उनको नहीं देखा। मैंने कहा कि क्योंकि मेरे रिजल्ट मैटर करते हैं, मेरे फैमिली के लिए भी मेरे रिजल्ट मैटर करते हैं,
कहते कि जो बचपन से आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट में आप आके 12th क्लास में फेल हो जाते हो तो कहते हैं लड़की निकम्मी है। लेकिन अगर वही पूरी कुछ पढ़ाई नहीं कर रही है और एकदम टॉप कर जा रही है तो लड़की किसकी है? तो आपके रिजल्ट मैटर करते हैं। तो सब सारा फोकस था कि रिजल्ट पे। स्टार्टिंग में प्लान दिखाती थी सर, एक एक दिन में 5-5 डीएलसीपी कवर करती थी। लोग लगता था कि कैसे कर सकते हैं। अगर कभी मेरा कॉलेज हुआ करता था तो कॉलेज के बाद में हर दिन किसी न किसी डीएलसीपी पे रहती थी। शाम के टाइम पे सर फोन करते थे, ये पूछते थे आप कौन सी डीएलसीपी पे। वो ये नहीं पूछते थे कि आप डीएलसीपी पे हैं कि नहीं है, वो पूछते थे कौन सी वाली पे हैं। तो ये रनिंग पैटर्न था मेरा। और उसके साथ साथ में सर ये देखती थी कि लोग ऐसा ना करें कि मतलब हमारा जब बोला गया कि मतलब लड़कियां सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, जब ये लिमिटेशन मेरे ऊपर आई, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी जब, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की उतनी इजाजत थी नहीं। तो मैंने एक एक दिन के टूर करने शुरू किए। कानपुर, लखनऊ से कानपुर 60 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सुबह जाना शाम को आना। फिर मैंने यहाँ पे लखीमपुर एरिया हो गया हमारा, शाहजहांपुर हो गया जो कि 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, वो अप डाउन करना शुरू किया। पैसों की दिक्कत होती थी तो फिर पता नहीं चलने देती थी अपनी टीम को कि कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई है। मस्ती मजाक में बोलती थी आज यहाँ पे खाएंगे, चलिए यहाँ पे खा लेते हैं। कभी भंडारे में खा लिया, कभी लंगर में खा लिया, दिल्ली में जाके जो बंगला साठ का लंगर है वहाँ पे बैठ के ऐसे मतलब श्रद्धा भाव से खा लिया कि पता ना चले कि मैम के पास में अभी अमाउंट नहीं है और मैम बता के उस तरीके से नहीं आए। तो ये उस वक्त की डेडिकेशन हुआ करती थी कि नहीं करना है। और टीम में सर मेरे नानी दोनों घर में ही रहते हैं, तो कभी उनको हॉस्पिटल लेके जाना और वापस आना रात में, क्योंकि स्कूटी हुआ करती थी मेरे पास में। तो पहले नाना को जाके हॉस्पिटल छोड़ना, फिर नानी परेशान हो रही है तो नानी को लेके हॉस्पिटल छोड़ना, फिर मम्मी परेशान हो रही तो मम्मी को लेके हॉस्पिटल छोड़ना, 1 by 1। और रात में ऑटो मिलती नहीं थी, तो इस टाइप से होता था। सुबह कॉल कर रही हूँ तो सुबह कॉल करने के बाद में तुरंत डाउनलाइन का कॉल आ रही है और मैम कैसे हैं, तो स्माइल करके आंसर भी करना था कि रात में पता न चले कि रात में हॉस्पिटल में रही हूँ मैं। तो ये कुछ चीजें इनहेरिट हुई हैं अपलाइन से, कुछ चीजें इनहेरिट हुई हैं खुद की विल पावर से, और कहना डेडिकेशन है सर। पूरी लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता था कि डिमोरलाइज हो रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे बस ये सोचा कि क्या उस एक पर्सन के लिए तैयार नहीं हो सकती जब वो मेरी टीम में आएगा। क्या उस एक पर्सन के लिए आज मैं अगर अपनी बात करने का तरीका, अपनी जितनी वो सीएनटी उस दिन मैं लूंगी, वो सीएनटी क्यों आज नहीं तैयार कर सकती? क्या वो सक्सेस सेमिनार जो वो लूंगी वो आज नहीं तैयार कर सकती? क्या कितनी बार सीएनटी देखी, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार सेम सीएनटी तो है, क्यों जाऊं मैं उस सीएनटी में? सेम सीएनटी तो बार बार दिखाते हैं, सेम सेमिनार तो बार बार बताते हैं। मैं सोचती थी क्या इतनी है मेरे अंदर कैपेसिटी कि अगर वो सेमिनार में मैं जाके ले सकती हूँ? क्या इतनी है? अगर इतना नहीं है तो मुझे देखने की जरूरत है किसी भी हाल में, क्योंकि मैं अगर सेमिनार लूंगी तो लोग, मैं भी एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे साथ में भी मेरी टीम आए। तो वो बंदा भी जो ले रहा है वो क्या एक्सपेक्ट नहीं करता? क्या वो भी तो एक्सपेक्ट करता है? तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो बिल्कुल वो वाली चीज है। और हमेशा दिमाग में सेट किया बेस्ट अपलाइन बनना है और बेस्ट डाउनलाइन बनना है। कभी सोचती थी कि अपलाइन में ये चीज की कमी नहीं, अगर अपलाइन में ये तो क्या मैं बेस्ट अपलाइन हूँ तब मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर मैंने बेस्ट डाउनलाइन हूँ क्या जो मैं अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर दिन ये काम करे, हर दिन ये प्लान दिखाए, हर दिन ये चीजें करे और अपने साथ में ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज हो, क्या वो मेरे अंदर है? नहीं तो कोई बात, तो फिर मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तो सिर्फ हमेशा कोशिश किया कि बेस्ट अपलाइन और बेस्ट डाउनलाइन का फर्ज निभा सकूं मैं। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि पूर्णिमा के सक्सेस के मूल मंत्र क्या हैं, 2-3 मूल मंत्र आप बताएं। सर द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप अभी भी देख रहे होंगे, एक स्माइल फेस पे, सबसे ज्यादा कि आप किसी भी फेज में हो, आपके साथ में कुछ भी हुआ है, आपका कैसे पास्ट बीता है, क्या है, कुछ भी आपको सामने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके फेस पे एक स्माइल होगी। और हमेशा एक इंसान खुश होते हुए इंसान को सुनना चाहता है, जिसके पास में स्माइल हो, जो खुश हो उसको सुनना चाहता है। तो दुखी इंसान को आप जाके किसी के सामने रो रहे हो कि नहीं यार मेरे पास में ये नहीं हो, मेरे टीम नहीं ज्वाइन कर, ये वगैरह वगैरह, तो आपको नहीं सुनना कोई पसंद करेगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आप फेस पे स्माइल रखें। एंड देन सेकंड थिंग सर पॉजिटिविटी, जो कि मुझे मेरे ग्रेट गुरु, ये मैं आपको बताऊं सर 11% पे थी, जो मेरा मुझे मौका मिला विवेक कुमार सक्सेना सर द ग्रेट लेजेंड से मिलने का और उनकी मीटिंग अटेंड करने का, एसटीएम हुआ था और 11% पे थी मैं उस टाइम पे।
और जब उस दिन भी मेरा बर्थडे था और सर ने सेलिब्रेट करवाया था, मेरा बर्थडे बीइंग एक पेरेंट की तरह होके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था उस दिन। मैंने उस दिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, पॉजिटिविटी। आप कितना पॉजिटिव रहते हो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हो। तो लोग क्वेश्चन जब पूछते थे ना कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पूछती थी कि आपको सारा चीजें क्लियर हो गया है, हर एक चीज क्लियर है। तो मतलब मेरी बातों में ही पॉजिटिव। आप जब भी पूछो कि क्या लाइफ में सब चीज खराब चल रहा है, तो क्या मतलब क्या चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही है क्या, तो हमेशा उन पलों को याद करना जो अच्छे हों। जब भी मैं प्लान दिखाती थी, तो प्लान दिखाने में भी बाद में जब मैं फॉलोअप करती थी, मैं उनसे यही पूछती थी आपको अच्छा क्या लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी इंसान अपने बेस्ट डे ऑफ लाइफ याद करता है ना, तो वो खुश होता है। लेकिन जब उस इंसान से पूछ लो कि आपके जिंदगी का वर्स्ट डे कौन सा था, वो हमेशा निराश होगा। तो मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि आपका बेस्ट डे कौन सा है लाइफ का, या फिर आपको प्लान में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो क्या ये चीजें कहीं और से मिल सकती हैं। तो मेरे क्वेश्चन में कहीं पे निगेटिविटी का पॉइंट ही नहीं था। अगर मेरी टीम में भी कभी कुछ लोग ऐसे आते थे जो बोलते थे कि मैम ये चीज नहीं हो रहा, वो चीज नहीं हो रहा, तो मैं कहती थी पहले क्वेश्चन चेंज करो, पूछो क्यों नहीं हो पा रहा, तब मैं सोल्यूशन दूंगी। अगर आप बोलोगे नहीं हो पा रहा, तब मैं सोचूंगी कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती। तो क्वेश्चन पहले चेंज करो, फिर मुझसे दोबारा पूछो, तब मैं बताऊंगी इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी का रूल बहुत अच्छा रहा। और सर डेफिनेटली जस्ट मैंने एक चीज सुनी कि बस अपलाइन इज ऑलवेज राइट। पहला रूल जो हमारा एक्टिव अपलाइन होता है वो हमेशा राइट होता है। और सेकेंड चीज, अगर आप भूल जाओ तो पहले रूल को दोबारा याद कर लो। ये 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने फॉलो किए कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। कहते हैं कि अगर आपको ड्रीमपुर तक जाना है तो होशियारपुर पे नहीं उतरना है। तो ड्रीमपुर तक जाना था तो होशियार ज्यादा नहीं बनने की कोशिश की मैंने कहा कि इनकी अचीवमेंट वैसे हुई है तो मेरी अचीवमेंट भी वैसे ही होगी। तो सेम पाथ फॉलो करना है, क्योंकि अगर सी में भी सर अगर शिप में रेडार होता है, अगर रेडार में थोड़ी सी डिग्री का डिफरेंस हो गया ना, डेस्टिनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो डेस्टिनेशन डिफरेंट नहीं करनी थी, सेम डेस्टिनेशन में पहुंचना था। बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन। मतलब जो जो क्लैरिटी आपको है इस एज में, गॉड ब्लेस यू। मतलब आई विश कि ये क्लैरिटी आज के हर नौजवान के अंदर हो। मैं इस डिस्कशन के माध्यम से जो अभी हम लोग सुन पा रहे हैं, सबको ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि क्लैरिटी होना कितना जरूरी है, थॉट्स की कितनी क्लैरिटी थी, एक्शन क्या लेना है उसकी कितनी क्लैरिटी थी। और अगर ये आदमी कर लेगा तो डेफिनेटली पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कि अगर वो होशियारपुर पे ध्यान नहीं जाएगा तो अपने आप पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लवली लवली, बहुत बेहतरीन। हम कुछ भी कहें, लेकिन कभी जैसे अभी आपने एक चीज मुझे बोली कि अच्छे पल की जो आपने बात की, मोमेंट्स की बात की, तो इससे पहले मैं कहीं और जाऊं, पहले वो जरूर जानना चाहूंगा कि आपका बेस्ट मोमेंट लाइफ का, वाव मोमेंट जिसको हम बोले। वैसे तो खैर बहुत होंगे, बहुत है, हो चुके होंगे और बहुत ऑब्वियसली आने वाले होंगे, लेकिन अभी तक जो आपको लगता है कि ये द बेस्ट है, मतलब। सर सबसे बेस्ट मोमेंट था, हालांकि एक क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारा पर्सन हमारा वाई होता है वही हमें हमारे लाइफ में एक बेस्ट मोमेंट क्रिएट करके लेके आता है। और मेरे लाइफ में 2 फेजेस में वो पॉइंट आया। एक जब हमारा एक पर्सनल इवेंट हो रहा था और पहली बार मुझे मॉम को बताना था कि मैं काम क्या करती हूँ, पहली बार, क्योंकि मैं कभी उनको डिफाइन नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, उनको दिखा के ही दिखाना पड़ेगा। तो एक पर्सनल इवेंट हुआ, उसमें मैंने उनको इनवाइट किया। और कहते हैं कि टीनेज कभी अपने पेरेंट को बता नहीं पाता है कि उनसे कितना प्यार करता है। तो हमेशा फाइट होती है पेरेंट्स से, हमेशा गुस्सा होता है, ना कभी पेरेंट्स बता पाते हैं अपने बच्चों से, ना कभी बच्चा बता पाता है अपने पेरेंट्स से। तो वो पॉइंट आया। और जब क्योंकि मैंने एक लेवल अचीव किया था, वो लेवल अचीव करके मैं स्टेज पे स्पीकर के तौर पे बोल रही थी। और स्पीकर के तौर पे बोल रही थी, मेरी मॉम मेरी फर्स्ट रो में मुझे देख रही थी, मुझे सुन रही थी वेरी फर्स्ट टाइम। और इतने हजारों की ऑडियंस में वो था, वो उस दिन इवेंट हो रहा था। और जब वो उनको स्टेज पे बुलाया गया और जब मेरा और उनका सामना स्टेज पे हुआ, और वो जो ग्लैंस हमने शेयर किया, वो ग्लैंस मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था कि ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी जीत ली हो।
एक एक दुनिया जीत ली है। वो टाइम आया, और उस टाइम पे कहते हैं ना कि एक लड़का जिस तरीके से एक लड़की को प्रपोज करता, उस तरीके से मैंने अपनी मॉम को प्रपोज किया कि मम्मी मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उस बुके के साथ में मैंने प्रपोज किया, और कम से कम एक मिनट तक तो हम दोनों ने गले लगा के छोड़ा नहीं था एक दूसरे को। सब देख भी रहे थे, और अब सोच नहीं रहे थे दुनिया क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है, बिल्कुल बस कर ले जाना है। और एक वो मोमेंट रहा, और एक वो मोमेंट जब मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि नहीं, मेरी मॉम की एक छोटी सी विश थी। जब हम कहीं धूप में जा रहे थे, और धूप में जाते हुए मेरी मॉम ने बोला कि ये गाड़ी देख रही है, एक दिन मेरा बेटा चला रहा होगा और मैं बगल में बैठ के ऐसे जा रही होंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही थी उस टाइम पे। और एक माइंड में सेट कर लिया कि नहीं, ये गाड़ी तो मैं लेके आऊंगी। और इतनी इनसिक्योरिटी फील होती थी रात में जब हम जाते थे, और ऑटो करना पड़ता था। शादी में बिल्कुल तैयार हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में ऑटो ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है रात में, कि कहीं पे कोई आ ना जाए, कोई ज्वेलरी वुलरी खींच कर न ले चला जाए, तो ये इनसिक्योरिटी फील होती थी। लेकिन फिर टाइम आया, विद इतना अच्छा वेस्टीज कंपनी ने मुझे वो किया। और हमारे टाइम मैंने मम्मा का बर्थडे था अप्रोक्सीमेट 27 जनवरी 2020 को, जब मैंने उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने उनको कॉल किया, और मैंने कहा कि आज आप इस जगह पे आ जाओ वरना मैं घर नहीं आऊंगी। और उनको पता नहीं था, वो ड्यूटी पे थे, और ड्यूटी में रात में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और मैंने बुलाया उनको सरप्राइज देने के लिए। जब वो आए, और सबने बोला कि ये पूर्णिमा सिंह की मम्मी है, ये पूर्णिमा सिंह की मम्मी है, ये पूर्णिमा मैम की मम्मी आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं। वो सुन रहे भीड़ में अंदर घुस रहे, और भीड़ में जब अंदर घुस रहे तो वो देख रहे हैं इतनी बड़ी कार खड़ी है। और हमेशा मॉम के हाथ ऐसे रहते थे, और पहली बार मेरा हाथ ऐसा था उनको हाथ में वो की रिंग देते हुए। और वो मोमेंट पर मेरे घर भी जो मेरा है, ये अप्रोक्सीमेट 4-5 साल पहले बनाया 9 लाख के लोन पे, और इस 9 लाख के लोन के सामने वो 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी होती है। तो वो उस दिन मैंने 20 लाख की टाटा हैरियर मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट की। और वो ये टाइम जब था कि पहली बार ऐसा लग रहा था क्या क्या किया मैंने, क्या चीजें हुई है आज। इस ऑर्गेनाइजेशन, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ पैसा नहीं तो इतना इमोशन बांटती है, इतनी खुशी बांटती है, इतने घरों की रोशनी बांटती है कि मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ी कोई चीज होती है। तब इतना अमेजिंग सर वो मोमेंट था। और मैं कार से यहाँ पे आई, और आज कार से ड्रॉप करने जाती हूँ उनके ऑफिस में, बहुत अच्छे से तन के वो बैठती है कि मेरी बेटी की कार है, मेरी बेटी लेके मुझे ड्रॉप करने आई थी। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट लगता है सर, लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। लवली। तो इसका मतलब आपने पहले अपनी मदर को बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था, डिसीजन खुद लिया आपने, इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है। बिल्कुल सर। और कागज वगैरह में इतनी दिक्कत आ रही थी, और मैं उनसे बोल रही थी ये कागज हो जाना चाहिए किसी भी तरह। मैंने कहा कि मेरे बैंक स्टेटमेंट देख लो लास्ट के जितने भी हैं, अब इससे ज्यादा कागज हो जाने चाहिए मेरे। मैंने सर लोगों सबसे बात की, मैंने कहा कि सर किसी भी तरह से करवाओ, बस ये हो जाना चाहिए। ग्रेट। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या था कि जहां पे एक इतनी यंग गर्ल डिसीजन ले सकती है खुद की मुझे ये गाड़ी खरीदनी। मैं तो उस चीज को मतलब कितनी बड़ी एम्पावरमेंट है कि 20 साल इतनी यंग एज के अंदर मतलब लोग अपने गारमेंट्स तक मतलब चाहे शादी हुई है, चलो मुझे या मुझे ब्लेजर खरीदना है या कुछ और करना है, या ऐसी चीजें भी मतलब लोग पेरेंट्स का की तरफ देखते हैं, अच्छा मुझे ये लेना है, मुझे ये दिला दो, या दे कांट टेक डिसीजन। मैं ही देखता हूँ, और आप इतनी बड़ी गाड़ी, इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लेवल ऑफ अचीवमेंट, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो लगता है कि वो ऑफ कोर्स गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना बड़ा गिफ्ट आपने दिया, बट मोर देन दैट वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट, मतलब वो अमेजिंग है, वो शायद कहीं और संभव नहीं हो सकता। वो सेल्फ डिसीजन इतनी यंग एज के अंदर, मतलब बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आई थिंक ये डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हो नहीं सकता। बिल्कुल। और सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस पढ़ी नहीं है, मेरा डायरेक्टली यूकेजी, नर्सरी, प्री केजी ये सब कुछ पढ़ा नहीं मैंने, ये डायरेक्टली मेरा फर्स्ट क्लास से एडमिशन हुआ था। तो इसलिए एज कम भी, ऊपर से जब ये डिसीजन लेने की बात आई थी कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो बिल्कुल इफ एंड बट हर एक चीज लगा के, हर एक चीज सोच के, क्योंकि कहते हैं ना सर कि एक बार चीज घर में आ जाए तो फिर हो सकता है कि उसको चीजें हम कर ले, लेकिन जब तक नहीं आती है ना तब तक चलो कल ले लेंगे, और वो कल होते होते वो आता नहीं। और अगर आप 50 साल की उम्र के हो जाते हो, फिर उसके बाद में आप कार लेके घुमाओगे किसको, तो वो वाला टाइम नहीं करना था बिल्कुल।
ग्रेट, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब मैं यकीन मानता हूँ कि इस समय जो लोग सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली इस समय मतलब ये एक पावर पैक सेशन उनके लिए है और उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, बिजनेस को ग्रो करने के अंदर। बहुत बेहतरीन। जी जी। तो सर हमारे अपलाइन में जैसे हमारे सीनियर शिवम गोस्वामी सर आते हैं, तो उनकी लाइन मुझे बहुत ही स्टार्टिंग में जो वेरी इनिशियल टाइम था मेरा, तो बहुत स्ट्राइक की थी कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और पति बनने से पहले करोड़पति बन जाऊंगा। तो वो जब लाइन मैंने सुनी तो वो लाइन चेंज हो गई थी कि शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और पति के आने से पहले करोड़पति बनूंगी। तो बिल्कुल सर उसका भी मोटिवेशन आई था। जी सर। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार। मतलब ये एनर्जी चाहिए इस देश को। मतलब इतनी एनर्जी अगर है और ये चीज अगर हम और लोगों को पास ऑन कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत तो बना ही बना हुआ, मतलब अपने आप बन ही जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आप इम्प्रूव करना चाहें या कोई गलती जो इनिशियली मैंने की वो और लोग ना करें, ऐसा कुछ? डेफिनेटली सर, जैसे स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अपलाइंस की बात कभी इग्नोर कर देते हैं, या फिर जिस टाइम पे करनी चाहिए एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ प्लान्स ऐसे दिखा दिए थे जो बिना ट्रेनिंग के दिखाए थे, बिना बिना ट्रेनिंग के, बिना उतनी अच्छी सर से जो चीज बता रहे थे वो उस तरीके से नहीं, मतलब कहते हैं ना सर कि हम मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे थे, जिसका आउटपुट हमें दिखाई दे। तो फिर उस टाइम पे जब आप मेहनत करते हो और आपको प्रोडक्शन नहीं दिखता है तो आप हराश हो जाते हो कि नहीं यार मैंने मेहनत की लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उस वक्त आपको सोचने की जरूरत है कि रिजल्ट कोई कंपनी को मना नहीं करता है, वो मना आपको करता है। अगर कोई कंपनी को मना कर रहा होता तो कंपनी का टर्नओवर इतना हाई नहीं जा रहा होता। तो वो पर्सन आपको मना कर रहा है, तो आपको मना क्यों कर रहा है इसका रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है कि वही प्लान अगर हमारे अपलाइन दिखा रहे हैं तो उनसे ज्वाइनिंग आ रही है, वही प्लान मैं दिखा रही हूँ तो मेरे से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? उसको इम्प्रूवमेंट, मैं पहले उसको मिस्टेक लिस्ट में लिखती थी, लेकिन फिर बाद में जैसे एसटीएम हुआ तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट लिस्ट कर दिया, क्योंकि कहते हैं पॉजिटिविटी इम्प्रूव करती है। तो इम्प्रूवमेंट लिस्ट बना ली मैंने उसकी, और मैंने देखा कि क्या मुझे जो टीचिंग्स मिल रही हैं क्या मैं वही काम कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि सर आपको जो आईपीएफ सिखाया जाता है, जो इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप सिखाया जाता है, आप उस वक्त तो जब अपलाइन को सुनाना हो तब तो आप सही सुनाते हो, लेकिन जैसे ही आप फील्ड पे उतरते हो फिर आपकी लाइन्स अलग हो जाती हैं, तब आपके प्लीज हो जाता है, आपका बैगिंग एटीट्यूड शुरू हो जाता है कि प्लीज यार आ जाओ, प्लीज यार आ जाओ। तो गिविंग एटीट्यूड, आप किसी की लाइफ में चेंज लाने जा रहे हो, पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हम एक यूथ है, यूथ के पास में एनर्जी बहुत हाई है, पैशन बहुत अच्छा है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है, लेकिन उसके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो उस चीजों को पाने के लिए आपको उनको नीड से कनेक्ट कराना है, उस नीड से पहले उनको सिर्फ बैगिंग एटीट्यूड के साथ में आप किसी की लाइफ में रोशन, किसी की रोजी रोटी आएगी उसकी वजह से। आज मुझे कितना रिग्रेट फील होता है कि किसी ने मेरी मॉम को शायद उस टाइम पे प्रोडक्ट बता दिए होते, शायद किसी ने मेरे नाना जी को प्लान दिखा दिया होता उस टाइम पे, क्या किसी ने उस वक्त वेस्टीज का प्लान बता दिया होता, तो आज मैं जो हूँ, जो उससे बेटर कंडीशन का, आज मेरे पास वो पर्सन होते जो मेरी लाइफ में भी नहीं है। तो इस बात की आप अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो कि आप किसी एक बच्चे का जिंदगी बनाने जा रहे हो, किसी को आप अपने पापा से अलग नहीं करने जा रहे हो, आप अपनी मम्मी को किसी को अलग नहीं होना पड़ेगा, आप उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने, पहले वो एटीट्यूड अपने अंदर लाओ कि आप एक एचआर हो, एक पर्सन हो ऐसे जो दूसरों की लाइफ में चेंज, मेरी रोजी रोटी आएगी उसके घर में अगर एक आगे बढ़ जाएगा तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा लाने की जरूरत है। और जो काम जैसे सिखाया जा रहा था बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम फॉलो करें तो मुझे ऐसा लगता है अचीवमेंट डिफरेंट होगी। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। व्हाट डू यू थिंक कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि कॉलेज से पढ़ लिया, स्कूल में पढ़े इतने साल, औरों को पढ़ा रहे हो, तो फिर क्या सीखने की जरूरत है? सर जैसे कि एजुकेशन में तो हालांकि कहते हैं ना कि ये सर थोड़ा सा टॉन्ट करना चाहूंगी लेकिन आप सब बुरा मत मानेगा, ये थोड़ा सा होता है ना कि हमारे अंग्रेजों से आता जा रहा है। अंग्रेजों ने जो स्लेवरी हमारे इंडिया में लेके आए थे ना कि जब आप काम करो और काम का पैसा मिलेगा आपको, तो वो आदत अभी तक ना छूटी नहीं है लोगों की कि आप किसी के अंडर में रह के काम कर रहे हो। कहते हैं ना नौकरी वर्ड बना कैसे, नौकर से बना है वो वर्ड,
तो शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। आज इस पोजीशन पे हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, मालिक का घर है ये पूरा जो हमारा देश है ये मालिकों का है और मालिकों का ही था। आप अगर उसको एक तरीके से देखें तो एक एसेट बिल्डअप कर सकते हैं, आपके अंदर वो सारे टैलेंट हैं। तो सिर्फ शिक्षा को नौकरी के लिए नहीं रखें, शिक्षा को अपने नॉलेज के लिए रखें। अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ नया बना सकते हो, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेस्टेज आपके साथ में हमेशा है। तो आप उसमें अपना एक बेस बना सकते हैं, उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं, और उस बेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से अपने फैमिली का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप बना सकते हैं। और एजुकेशन तो सर मैं बिल्कुल यहाँ पे जैसे मैंने वेस्टेज में ज्वाइन किया था, कभी भी आज तक, आज मैं एजुकेशन ले रही हूँ क्राउन बनने की, आज मैं फिर एजुकेशन लूंगी मैं यूसीडी की, तो हमेशा एजुकेशन का लेवल चेंज होता रहेगा। और कहते हैं कि उस टाइम पे मैं किताबी विद्या सीख रही थी, आज मैं प्रैक्टिकल विद्या सीख रही हूँ कि प्रैक्टिकल में काम क्या आता है, प्रैक्टिकल में आपकी जिंदगी कैसे बनती है। आज मुझे एल्गोरिथम याद नहीं है, लेकिन आज मुझे इतना याद है कि फैमिली कैसे चलती है, दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे होते हैं, उनसे बात कैसे की जाती है, आज वो विद्या सीखने को मिल रही है। तो ये प्लेटफॉर्म आज स्टार्टिंग से एजुकेशन मीटिंग्स, जितनी सेमिनार्स होते हैं, एक भी मीटिंग पर कोशिश करती हूँ कि मिस ना हो, अगर मैं उसी डेस्टिनेशन पे प्रेजेंट हूँ। तो जो नॉलेज है वो मैटर करती है। और आज अगर कोई नेटवर्क भी आपके साथ में अगर कभी भी कोई बात करना कोशिश करता है, तो वो आपकी नॉलेज को पहले चेक करता है कि मैम के पास में नॉलेज कितनी है, क्योंकि अगर मैं चेक नहीं भी बताऊंगी तो वे बात करने के तरीके से जान जाएगा कि लड़की एक्सपीरियंस है। तो उस नॉलेज को मेंटेन करके रखना होता है। ऑसम, ऑसम, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताएं, जैसे इतना हाई एनर्जी है, इतनी पैशन है, और आपकी एक बहुत बड़ी, जैसे आपने एक बहुत मीनिंगफुल, बहुत पावरफुल मैसेज आपने बहुत साइलेंट तरीके से दिया कि हर वक्त स्माइल करें। मतलब मैं देख रहा हूँ तब से लेके अब तक, शुरू से लेके अब तक कॉन्टिन्यूसली ये बड़ी वाली स्माइल आपके चेहरे पे किसी के इंसान को भी ट्रांसफर कर सकता है। बिकॉज वो एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी जब पास ऑन हो रही है, जा रही है आपके यहाँ से, तो कहीं ना कहीं वो टच डेफिनेटली करेगा सामने वाले को। तो बट फिर भी बीइंग ह्यूमन, कभी ना कभी इंसान को मूड लो फील करते हो या कभी डिमोटिवेट, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अगर हुआ तो आपने क्या किया? हाउ डिड यू मोटिवेटेड योरसेल्फ? सर हालांकि प्रेशर, कहते हैं कि प्रेशर उस टाइम पे जब मेरा स्टार्टिंग टाइम चल रहा था, क्योंकि मुझे डायरेक्टर तक पहुंचने में 4 महीने लगे थे डायरेक्टर तक पहुंचने में। तो उस जब आप कभी नेटवर्क MLM बैकग्राउंड से नहीं होते हो, तो आपको इन्विटेशन भी सीखना होता है, प्रेजेंटेशन भी सीखना होता है, हर एक चीज करना होता है। तो उसमें जो टाइम लग रहा था, उस टाइम में डिमोटिवेशन आया, क्योंकि टीम, कहते हैं ना कि टीम बनती है, बिगड़ती है, होता है, आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो उस टाइम पे लग रहा था कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट उस टाइप से नहीं मिल रहा है, तो वेरी सून डिमोरलाइजेशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जो मेरा साथ दिया, वो इसमें मेरा साथ दिया डेफिनेटली मेरे अप्लाइंस ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया इसमें। और उन्होंने जो मुझे बताया कि आप अभी देखो कि आपके पास में है क्या, और क्या इतनी जल्दी अगर ये अचीवमेंट जो आपको आज मुझे जो मिली है, ये अगर मुझे आज से 3 साल बाद में भी मिलती है या 4 साल बाद में भी मिलती है, तो मेरा जा क्या रहा है, क्यों करूं मैं क्विट। तो लाइफ में ये चीज थोड़ी सी होनी जरूरी है कि आप हमेशा से नहीं चल पाएगा, हमेशा से वो चावल की बोरी में और आटे की बोरी में पैसा बचा के जो छुपा के हम रखते हैं ना, और जब बच्चे की जरूरत पड़ती है और बच्चे की जरूरत में फिर हम पति का चेहरा देखते हैं, पिता का चेहरा देखते हैं, वो हमेशा नहीं चल पाएगा। तो वो चीज जब सामने आती है, और सबसे बड़ी बात की सर ऐसा मोरलाइजेशन भी, डिमोरलाइजेशन भी हुआ, जब मजाक भी उड़ाया गया और कहा कि भाई तुम्हारी अब आ गई तुम्हारी गाड़ी आ गई, और पूर्णिमा इससे पूछ लो, इससे पूछना। तो हम कहते हैं नमूना बन के हम रह जाते हैं घर में। कोई जैसे अगर हम क्विट कर रहे तो नमूना हो जाते हैं कि देखो ये अच्छा, ये डायरेक्ट सेलिंग वाला है, ये अच्छा पूर्णिमा बताएगी इसके बारे में। ऐसे करके हमें जब बोला जाता है, मम्मी जब बोलती है दुकान जितनी भी लगाई है बाहर निकाल के फेंक दो, वरना उसके साथ तुम भी बाहर निकल जाओ। तो ऐसी लाइन्स भी होती है कि भाई तुमको यहाँ पे आज हम पढ़ा लिखा के आज तुम हमारे सर पे चढ़े। तो ऐसे वर्ड भी बोलते हैं, बहुत बोला जाता है। और घर से एक ऐसा इमोशनल अत्याचार आप कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो इमोशनल अत्याचार जब हमारे साथ में होता है, तो उस टाइम पे मैं शांत होती हूँ, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करती हूँ। और काम डाउन करने के बाद में थोड़ा सा कहती हूँ कि मुंह से कुछ गलत निकल ना जाए, अगर गलत निकल जाएगा तो रिग्रेट फील होगा। इसलिए थोड़ा सा शांत होके अपने आप को रखते हुए हाथ में फिर से एक रजिस्टर आ जाता है, फिर से रजिस्टर में फिर देखती हूँ कि मेरे पास में है क्या।
फिर से काटती हूँ, फिर से बनाती हूँ, फिर से काटती हूँ, फिर से बनाती हूँ, और ढूंढती हूँ वो 5 लोग, मेरी लाइफ के वो 5 लोग जिस पे मैं बेस बनाऊंगी, जिस पे मैं पिलर बनाऊंगी। जब जब गिरूंगी तब तक वो 5 लोग मेरे साथ में होंगे हमेशा सर। जब जब लोगों ने सोचा है कि सर आज के टाइम में मानसिकता ऐसी है ना सर, मैं आपको बता दूं, मैं अभी क्योंकि ऐसे फेजेस आए हैं लाइफ में, लगता है कि लड़की लड़की जो है ना कामयाब है तो क्यों कामयाब है, लड़की कामयाब नहीं है इसलिए, लड़की है इसलिए कामयाब नहीं है, लड़की एक्सपीरियंस है इसलिए कामयाब है, लड़की एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए नाकामयाब है। तो हमेशा से जो लाइंस मेरे कान में गई है ना कि लड़की 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 है इस वजह से, लड़की है इस वजह से, तो लड़कियां रो रही हैं टीम में मत लाओ लड़कियां, तो इस तरीके से जो कान में जो गई ना बातें, इनको तोड़ना था सर, तोड़ना था। तो जब तक टूटी तब तक वो 5 लोगों को हाथ में रखा कि मेरी जर्नी सिर्फ है कि जब जब गिरूंगी वो 5 लोग ढूंढूंगी, वो 5 लोगों से अपनी टीम बना लूंगी। कोई मुझे काट सकता है सर, मेरी कला को काट नहीं सकता है, उसको बनाने में टाइम लगा और वो अब बना सकती हूँ। Awesome, awesome. I think this is one of the best line जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इनफैक्ट हर जगह लाइफ में कहीं पे भी जो आपने बनाया है, जो आपका बनाया हुआ है, वो टूट जाए 1 बार 2 बार 10 बार, क्योंकि आपने बनाया तो आपको बनाना आता है। अगर वो बाय चांस बन गया, बाय लक बन गया, या किसी और ने बना के आपको दिया, तो आपको वो डर लगेगा या फियर होना चाहिए। बट अगर आपके अंदर वो कला आ गई है बनाने की, तो क्या है, कितनी भी टूट जाए फिर बना लेंगे उसमें। बहुत बेहतरीन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया, बहुत पावरफुल। मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे बचपन से हमें चीज सिखाई जाती है कि एजुकेशन, आपकी अपनी एजुकेशन कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आप वो नॉलेज आपके पास आ गई है, तो सब कुछ लेके जा सकता है आपकी ब्रेन में से। वो इंजेक्शन, अभी तक तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि इंजेक्शन लेकर के वो आपकी नॉलेज आपसे वापस ले ले। बिल्कुल उसी प्रकार से आपने स्किल है, अगर कोई आपने स्किल डेवलप कर लिया, आपके अंदर एक काबिलियत पैदा कर लिया, आपने वो टीम बनाई, आपने वो उनको सपोर्ट किया और वो इतना बड़ा बना, और अगर वो कहीं उसमें कुछ खराबी आ गई या वो ढेर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा बिल्ड कर सकते हैं उसको। तो मुझे किस बात का डर। बहुत बेहतरीन। आई थिंक इससे बड़ा कॉन्फिडेंस और क्या हो सकता है। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है इस एनर्जी, इस पावर, और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्फिडेंस और एक फीमेल के अंदर जब मैं देखता हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर देखता हूँ, ट्रस्ट मी, शायद यही था जो हमारा सपना होता था। मतलब मैं बोलता था कि मैं डे 1 से, मतलब अपना करियर जब मैंने शुरू किया तब से मैं मानता हूँ फीमेल्स को मैं हमेशा सुपीरियर मानता हूँ। मेंस इस समय शायद मुझे तीखी निगाहों से देख सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। मैं हमेशा मानता हूँ वो ज्यादा बेहतर बिजनेस मैनेजर्स हैं, क्योंकि वो घर के साथ साथ बहुत कुछ और संभालती है। तो वो जो कैपेबिलिटी भगवान ने उनको दी है, वो शायद वो कुछ एक्स्ट्रा है उनके पास, तो उसको हम नीचे नहीं कर सकते, हमें किसी को हक नहीं है उसको नीचे करने का। और मैं हमेशा से मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर लीजिए आप, यू कैन डेफिनेटली डू बेटर देन मैन, और वो आपने साबित किया एक बार और। बहुत बेहतरीन। और मुझे यकीन है कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, मैं आप बात कर रहे हैं, इस समय जितने लोग भी हमें सुन रहे होंगे, न तो वो सिर्फ फीमेल्स को नीचा देखेंगे, बल्कि जो फीमेल्स है उनको समझ में आ जाएगा उनका पोटेंशियल क्या है, वो उनको उनका पोटेंशियल रियलाइज कराने में हेल्प करेगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत मजा आता है। मैं और बात करता आपसे, 2 चीजें जरूर बात करना चाहता कि एक तो एजुकेशन सिस्टम को आप कितना इम्पोर्टेंस देती हैं ग्रो करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम का क्या महत्व है, और लास्ट में एक मैसेज अपने फैंस के लिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आज मैं जो हूँ, आज जिस पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर ने एक बात मुझसे बोली थी कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको पैसे कमाते रहना है तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोगों को लगता है, सर मेरे टीम में भी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें लगता था कि यार आज मीटिंग है, आज सीएनटी मीटिंग हो रही है, नहीं यार मेरे 3 गेस्ट आ रहे थे, सीएनटी मीटिंग मिस कर सकता हूँ, वो 3 गेस्ट जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कभी हुआ कि ट्रेनिंग मीटिंग थी तो ट्रेनिंग मीटिंग में ना जाके उन्होंने पर्सनल गेस्ट लोगों ने देखे, तो आज उन्होंने देखा भी कि उनकी ग्रोथ क्यों लेस हुई, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा। मैंने देखा कि अगर मैं एक मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ ना, तो उस मीटिंग से कम 50 लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ। हो सकता है कि उसमें एक ऐसी बात बता दी जाए जो शायद मेरी लाइफ को पूरी कन्वर्ट कर दे, या फिर मेरी टीम को कहीं पे टच कर जाए। जिस तरीके से हमारे लाइफ में जितने हमारे वेस्टीज में जितने हीरोज हैं,
उनकी जब जर्नी हम देखते हैं तो पता नहीं कब कुछ अच्छी लग जाए, कब मैम की बात, हेतल मैम की बात कहीं अच्छी लग जाए, कब दीपक मैम की बात अच्छी लग जाए, तो कब किसको कौन चीज पसंद आ जाए पता नहीं, और किसकी लाइफ में वो इंस्पिरेशन बन जाए। उसी तरीके से हर एक मीटिंग में कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपकी लाइफ कन्वर्ट कर देती है। और कहते हैं ना सर, हमारा दिमाग भी एक फ्यूल की तरह होता है, ठीक है, उसमें भी नीचे, उस टैंक में भी नीचे छेद होता है। अगर आप उसको बार बार रिफिल नहीं करोगे, बार बार रिफिल नहीं करोगे, तो नीचे से पूरा खाली हो जाएगा और आपके माइंड में फिर मोटिवेशन बचेगा नहीं। तो अपने आप को चार्जअप करने के लिए चार्जर की तरह, मोबाइल चार्जर की तरह चार्जअप करने के लिए चार्जर लगाना पड़ता है। तो वो मैंने चार्जर हमेशा टाइम टू टाइम लगाते रहा कि मुझे मेरे दिमाग में वो चीजें इनहेरिट होती रहे कि कहीं पे भी गलती करूँ तुरंत पता चल जाए। क्या होता है, एक महीने तक लोग काम करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, तो तुरंत अपलाइन के पास में नहीं जाते, तुरंत मीटिंग अटेंड नहीं करते कि क्या पता चल जाए कि जल्दी वो चीज कवर हो जाए। वरना इतना टाइम लोगों को नहीं लगता है सर। अगर टाइम टू टाइम लोग बात सुनते रहें और एजुकेशन लेते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, तो इम्प्रूवमेंट लर्निंग इज अर्निंग। तो जब तक आप लर्न करते रहोगे तब तक आप अर्न करते रहोगे, और जब तक आपने लर्न करना बंद कर दिया तो अर्निंग आपकी बंद हो जाएगी। अगर आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है तो पहले इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो उस पर आप फोकस करें डेफिनेटली। और सर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप मुझसे जानना चाहते थे, बिल्कुल एक ऐसा मैसेज कि सर आज डायरेक्ट सेलिंग का जो पूरा एक ऐसा, आज लॉकडाउन में मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि लॉकडाउन में जहाँ पे हर एक चीज बंद थी, मतलब ज्वेलर्स की शॉप बंद थी, कपड़ों की शॉप थी, रमजान महीना कितना इंपॉर्टेंट महीना था, उस महीने में जहाँ पे क्लोथ की शॉप इतनी अच्छी तरीके से चलती थी, लोगों का घर रोजी चलता था उस टाइम पे भी लॉकडाउन की वजह से 1 रुपया तक उनके घर में नहीं आया। और आज इस बिजनेस ने इतनी अच्छी खूबसूरती है इस बिजनेस की, जहाँ पे प्राइवेट जॉब की इनकम नहीं थी, गवर्नमेंट की सैलरी कट रही थी, तो भी मेरे पैसिव इनकम जो जनरेट कराई ऑलमोस्ट 1.5 लाख एंड अबव मेरा चेक था। और स्टार्टिंग कहाँ 139 की थी, हाईएस्ट चेक 2,37,000 जो मैं अर्न कर रही हूँ। और वो अर्न करते हुए भी आज एक स्टेबल लॉकडाउन में मेरे 1.5 लाख से ऊपर इनकम होना आज एक बहुत बड़ा जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिल रहा है। उसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगी पूरे वर्ल्ड में 76% जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उसमें 76% लेडीज हैं, और जितने भी अमेरिका में मिलीनियर्स हैं उसमें से 45% लेडीज हैं। लेकिन इंडिया में जो आपका है वो ये है कि पूरे इंडिया में सिर्फ 50% जो लेडीज हैं उसमें से 10% इनकम लेडीज के ऊपर है और 1% प्रॉपर्टी बस उनके नाम है। तो इंडिया में वो चीज नहीं हो सकती। अगर एक बार गर्ल्स अपनी पावर को समझ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतिहास रच सकती है वो। और जब हर सेक्टर में कर सकती हैं तो इस सेक्टर में क्यों नहीं। अभी तक कोई नहीं है बताने के लिए, आप पहली हो सकती हैं सब लोगों को बताने के लिए। तो डेफिनेटली आपको वो फर्स्ट वन बनना है और एक इतिहास रचते हैं, साथ में मिलकर रचेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो करते हैं सब। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। पूर्णिमा लास्ट में मतलब मन नहीं भरा बात करके। आई विश कि मैं और बहुत सारी बातें करूं, बिकॉज इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक सेशन चल रहा है, मतलब अमेजिंग। लेकिन लास्ट में सिर्फ ये कि इतनी यंग एज के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी, अब यहाँ से आप नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्या नेक्स्ट गोल है, क्या देखते हैं अपने आप? बिल्कुल सर, जैसे कि कहते हैं कि एक लीडर की जो सही अचीवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ से नहीं होती, अपनी टीम की ग्रोथ होती है। तो आज मेरी टीम में 10-12 से लोग ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज 50,000 से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये नंबर हम बढ़ाने वाले हैं। तो पूरा जो गोल है वो अपनी टीम का गोल लेके साथ में चल रही हूँ। और उसके साथ साथ में अब सर जो हमारा जो लॉकडाउन खुलेगा तो जो हमारी ट्रिप होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रिप में लेके जाने वाले हैं। और कार्स जो भी हैं, अभी टीम से 2 कार निकल चुकी हैं और डेफिनेटली और कार निकालने का प्लानिंग है। तो ये अचीवमेंट, उसके साथ साथ में सर बिल्कुल एक पावर पैक्ड सेना तैयार करनी है गर्ल्स की, जो एक इतिहास बिल्कुल बना सके। तो वो टीम के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अपने जो गोल्स रखे हैं मैंने बिल्कुल सर, क्योंकि आज जो हमारे घर का जो पहले जो माइंडसेट था उसके हिसाब से तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था क्योंकि पता था फॉरेन नहीं जाना है। घर में कार रखने की जगह नहीं बनवाई थी क्योंकि पता है कार नहीं आनी है। तो अब सर कार बाहर खड़ी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो जल्दी ही क्राउन करके सर अपना घर भी बनाना है जिसमें कार मेरी आ सके। और एक लग्जरी कार का जो प्लानिंग है वेरी सून, तो वो प्री प्लानिंग के साथ में हम चल रहे हैं सर, और अपने साथ में अपने टीम के साथ में जल्दी से कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और ये आपने सबसे पावरफुल चीज कही कि एक सेना तैयार करनी है, फीमेल ब्रिगेड तैयार करना है।
मेरा पूरा सहयोग, मेरी पूरी कामनाएं, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पूरा सहयोग किसी भी तरीके से चाहिए होगा तो साथ में है, बिकॉज मेरा दिली तमन्ना है मेरी कि हिंदुस्तान में फीमेल्स जो हैं, यंग फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स, जब वो तादाद बढ़ेगी तो सीन ही कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। हम अपनी ओवरऑल सोसाइटी में चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। बहुत बेहतरीन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो थैंक ग्रेट, हैप्पी टू हियर कि आप ये फील कर रहे हैं मुझे वो ब्रिगेड तैयार करनी है। अमेजिंग, लवली, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एक बात कहते हैं ना सर, एक बात कहते हैं कि अगर लड़की अगर शिक्षित हो तो घर को शिक्षित कर सकती है, लेकिन अगर लड़की अर्निंग और हेल्दी हो जाए तो वो पूरी जनरेशन को बदल के रख सकती है। वो जनरेशन बदलने वाला टाइम आ चुका है सर। एब्सोल्युटली, 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 और बदलेगा, टाइम आ गया। पीपल लाइक यू विल डेफिनेटली मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू फॉर कमिंग जी टॉक्स में आने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी रफ्तार से, इसी फोकस से आगे लगातार चलते रहिए, लगातार ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों, क्या पावरफुल सेशन था, मतलब ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये जोश के साथ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये जोश, ये ऊर्जा आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, और इसी ऊर्जा को आप फील्ड में जरूर इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, बने रहिएगा जी टॉक्स के साथ। अगले एक और एपिसोड के अंदर हमें एक और बेहतरीन, शानदार इसी तरह की शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक पे क्लिक करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।